हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 27 जनवरी को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि 13 से विभाजित है, उसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 13 से विभाजित होगी, तो वो संख्या होगी 104। इसको ज्ञात कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक पे हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये हो गया 100, और इस 100 में हम जब 13 से भाग देंगे, इसमें जब 13 से भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 13 सत्ते 91 और 9 शेष बच जाएगा। अर्थात ये 9 शेष बच रहा है, लेकिन अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जो है वो पूरी तरह से 13 से कट जाएगी। ये 9 4 13 हो जाएगा और संख्या जो है वो पूरी तरह से 13 से कट जाएगी। अर्थात 100 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो ये जो संख्या मिलेगी 104, ये 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाजित होगी। और यही पूछ रहा है कि अगर 104 में हम लोग 16 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो 104 में 16 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96 और 8 जो है वो शेष बच जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया था कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। अर्थात वो संख्या हमें ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो ये संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान है अगर आपको वर्गमूल निकालना आता होगा तो। अगर वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके वर्गमूल नहीं आता है उसके बाद भी कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको 6561 का वर्गमूल निकालना होगा। और वर्गमूल निकालने का इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आपको पता होगा तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 का जोड़ा बना लेना है इसमें, जैसे कि मैंने इसमें जोड़ा बना लिया 61 का और 65 का। उसके बाद आपको देखना है कि इकाई का अंक इसमें क्या है। तो इसमें इकाई का अंक जो है वो 1 है। उसके बाद हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसका वर्ग करने के बाद हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, एक तो 1 है और एक 9 है। इन्हीं 2 संख्याओं का वर्ग करने के बाद हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम वर्ग करें और इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त हो। इस तरीके से हम पहली संख्या यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये प्राप्त करने के लिए आपको इस दूसरे पेयर में जाना होगा। और दूसरा पेयर क्या है, 65 है। तो हमें 65 के सबसे नज़दीक की ऐसी संख्या निकालनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। और ऐसी संख्या कौन सी है, तो इसके सबसे नज़दीक की संख्या जो है वो 64 है, 64 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो 64 है इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल जो है वो 8 होगा। अर्थात ये संख्या जो है वो या तो 81 हो सकती है या तो 89 हो सकती है। इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या होने वाली है इसका वर्गमूल। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 81 होगा या 89 होगा, तो इसको भी डिसाइड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप क्या करेंगे कि इस 64 का ये जो वर्गमूल निकल करके आया है 8, इसको एक ज़्यादा करेंगे। तो इसको ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस 8 से हम गुणा कर देंगे। फिर इसमें जब 8 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 72, 72 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें इस 72 का कंपैरिजन करना है इस दूसरे वाले पेयर से कि ये जो संख्या है ये 72 से छोटी है या बड़ी है। अगर ये संख्या 72 से छोटी होगी तो ये छोटा वाला पेयर हो जाएगा सही, और अगर बड़ी होगी तो ये बड़ा वाला पेयर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 65 है ये 72 से छोटा है, अर्थात इस संख्या का वर्गमूल जो है वो
हमें 81 निकल करके आ गया। क्या हुआ? हमें 81 निकल करके आ गया इसका वर्गमूल। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये संख्या भी अपने वर्ग से, स्वयं के वर्गमूल से, ये स्वयं के वर्गमूल से विभाजित है। इसका मतलब कि 81 जो है वो अपने स्वयं के वर्गमूल से विभाजित है। तो अगर 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये बहुत ही आसान काम है। आपको पता होगा कि इसका वर्गमूल जो है वो 9 हो जाएगा। उसके बाद हम 81 में 9 से भाग दे देंगे तो आपको पता है कि भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 9 है। और इस तरह से जो परिणाम है हमें 9 प्राप्त हुआ और जो ऑप्शन भी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये वाली प्रक्रिया तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको वर्गमूल निकालना आता होगा। लेकिन अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इस 6561 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने मान लिया कि इसका वर्गमूल निकाला मैंने, तो मुझे प्राप्त हुआ यक्स। ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि इस संख्या का, ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये खुद के वर्गमूल से ही विभाजित की गई है। तो मान लीजिए कि मैंने फिर से इसका वर्गमूल निकाला तो मुझे प्राप्त हुआ y। ठीक। और ये कह रहा है कि ये जो यक्स है वो y से विभाजित की गई है, तब जा कर के मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है। तो मैंने यक्स को जो है वो y से विभाजित कर दिया। लेकिन आपको पता है कि अगर ये y वर्गमूल है यक्स का, इसका मतलब कि यक्स जो है वो y गुना y के बराबर होगा। कैसे? तो मान लीजिए कोई संख्या 9 है, इसका मैंने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल हो गया 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब यही तो हुआ कि मैं 3 गुणा 3 अगर करता हूँ तो मुझे संख्या जो है वो 9 प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मुझे 4 प्राप्त है, इसका वर्गमूल निकालना है तो मैंने वर्गमूल निकाला तो ये हुआ 2। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 गुना अगर 2 मैं करता हूँ तो मुझे संख्या जो है वो 4 प्राप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर ये y जो संख्या है ये यक्स का वर्गमूल है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैं y गुना y कर दूंगा तो मुझे यक्स प्राप्त हो जाएगा, y गुना y कर दूंगा तो मुझे यक्स प्राप्त हो जाएगा। और वही काम मैंने यहाँ पर किया कि y गुना y किया। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि अपने वर्गमूल से विभाजित है, तो मैंने इसका वर्गमूल जो है वो y उससे भाग दे दिया। इसको भाग देने के बाद हमें प्राप्त हुआ y, अर्थात हमें y का जो मान है वो ज्ञात करना है। और यहाँ से हमें y का मान प्राप्त करना है और y का मान बड़े ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर केवल और केवल 4 ही ऑप्शन दिए हैं और इसी में से हमें सेटिस्फाई करवाना है। तो चेक कर लीजिए, मान लिया मैंने कि एक बार कि y का मान 3 हो सकता है, तो क्या मैं 3 का 2 बार वर्ग करूँ तो क्या हमें इतना संख्या प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये संख्या बहुत ही छोटी है, ये संख्या बहुत ही बड़ी है। एक बार करके भी देख लीजिए, 3 का वर्ग किया तो मैंने 9 हुआ, फिर 9 का वर्ग किया तो ये क्या हुआ? 81 हुआ। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको चेक कर लीजिए, तो इसका एक बार वर्ग करिए तो 9 का वर्ग किया आपने तो 81 हुआ। फिर 81 का आप वर्ग करिए तो देख लीजिए क्या ये संख्या प्राप्त हो रही है। अगर ये प्राप्त हो गई तो ये सही हो जाएगा, अगर नहीं प्राप्त हुई तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि इसका इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब कि मुझे ऐसी ही संख्या को चेक करना है जिसका इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 9 हो। इसके अलावा इकाई का अंक कहीं से मुझे प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैं 3 और 27 इन दोनों को काट दूंगा। उसके बाद मुझे 81 और 9 प्राप्त होता है और सीधे सीधे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि 81 और 9 में से कौन सी संख्या ये हो सकती है, और इस तरह से आप सही आंसर पर पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया था कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृत्त का व्यास दिया है यहाँ पर, तो मैंने मान लिया कि जो वृत्त का व्यास है वो 2r है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2r क्यों माना? क्योंकि मुझे पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे त्रिज्या निकालनी होगी, और त्रिज्या निकालने के लिए मुझे व्यास में 2 से भाग देना होगा। इसीलिए मैंने ऐसी कोई संख्या माना जिसमें कि 2 से मैं भाग आसानी से दे सकूं। इसीलिए मैंने इसको 2r माना है कि इसका जो व्यास है वो 2r है। आप चाहे जो भी संख्या आप चाहे मान सकते हैं, आप चाहें तो यक्स भी मान सकते हैं, आप चाहें तो r भी मान सकते हैं, या आप जो भी संख्या चाहें तो मान सकते हैं। आंसर वही आने वाला है। मैंने बस कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर 2r मान लिया है।
तो इस क्वेश्चन में दिया है कि व्यास जो है उसको दोगुना कर दिया जाता है, तो इस व्यास जो है इसको मैंने दोगुना कर दिया, तो ये जो पहले वाला व्यास था वो 2r था, तो इसका दोगुना किया तो ये हो गया 4r। ठीक, इसके बाद फिर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे त्रिज्या चाहिए होगी, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसमें 2 से भाग देना होगा। तो इसमें मैं 2 से भाग दे देता हूँ दोनों में, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ पर r त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 2r। इसके बाद यहाँ से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, और मैंने यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल निकाला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो ये हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसका कंपैरिजन कर लीजिए आप, यहाँ से पाई 4r स्क्वायर बटे में पाई r स्क्वायर, यहाँ से इसको काट देंगे तो बच जाएगा हमारा 4। अर्थात अगर हम व्यास को दोगुना कर देते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स के खाते में 86 रुपया 54 पैसे शेष हैं, 55 रुपया 31 पैसा जमा करके और 84 रुपया 33 पैसे निकालने के बाद शेष राशि कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल भी बच्चों वाला सवाल हो गया, इसमें इसको जोड़ना है, फिर उसके बाद इसमें से इसको घटा देना है। तो चलिए देखते हैं। तो 86 रुपया 54 पैसे में 55 रुपये 31 पैसे जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद ये 5 हो जाएगा, और 5 ये 3 8 हो जाएगा, और ये 6 5 11 हुआ, 1 हुआ 9 और 5 14 हुआ। इसमें से 84 रुपये 33 पैसे हमें घटा देने हैं। तो घटा दीजिए। घटाने के बाद ये हुआ 2 हुआ, और ये हुआ 5, और ये हुआ 5, ये हुआ 7, ये हुआ 7, और ये हो गया 8 और 5 13, 57 रुपये 52 पैसे जो है वो बचे उसके खाते में। अर्थात जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 के द्वारा गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। तो परिणाम ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसान सा ही सवाल है। मान लीजिए कि वो संख्या जो है वो यक्स है, इसमें गुणा कर देना है 3003 से। तो मैंने 3003 से गुणा कर दिया। फिर इसमें 7, 11, इसमें 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से भाग देना है। तो 7, 11 और 13 इन तीनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे तो ये तीनों की तीनों ऋण संख्याएं हैं, इसलिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना बहुत ही आसान है। इसको आप आपस में गुणा कर दीजिए। आप गुणा कर देंगे तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक आपको मिल जाएगा। तो इससे भाग देना है, तो मैंने भाग दे दिया इसको, 7 गुना 11 गुना 13 से इसको भाग दे दिया। इसके बाद फिर ये कह रहा है कि ये संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है। तो मैंने संख्या को यक्स माना था, और इसमें फिर मैंने यक्स से भाग दे दिया, यक्स से मैंने भाग दे दिया। इसके बाद इसको हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा परिणाम होगा। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से यक्स से इसको यक्स को काट दिया। उसके बाद फिर देखिए, अच्छा ये देखिए, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार का बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, उसका आंसर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप ये जो नीचे वाली संख्या है इसका आप इकाई का अंक निकालिए, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका इकाई के अंक में 7 है, इसके इकाई के अंक में 1 है, और इसके इकाई के अंक में 3 है, और इन तीनों को हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। इसमें से इकाई का अंक जो है वो हमें 1 प्राप्त हुआ। अर्थात इन तीनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक जो है वो 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर देखिए कि हम कौन इकाई का अंक अगर 1 प्राप्त हो रहा है तो इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे कि इकाई का अंक हमें फिर से 3 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तभी हमें इकाई का अंक जो है वो 3 प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना भी कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है
वो आपको ध्यान देना है कि कम से कम समय में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी बताने में ये मुझे ज़्यादा समय लग जा रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस देखते ही इसका आंसर आप 3 कर पाएंगे। कैसे? तो मुझे यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ 3 से मैंने यहाँ 1 में गुणा किया तो 3 हुआ, 7 में गुणा किया तो 21 हुआ, 21 का मतलब 1 हुआ। इसमें अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तभी यहाँ पर 3 मिल सकता है। तो इस तरीके से आप 3 सेकेंड में इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर गुणा करने लग जाएंगे तो आपको कम से कम 30 सेकेंड लग जाएंगे इसको गुणा भाग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10x + 5 अनुपाते 42x धन 8 5 अनुपाते 8 के घनानुपात के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी आप बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये दिया है कि 10x + 5 अनुपाते 42x धन 8 और इसका जो अनुपात है ये 5 अनुपाते 8 के घन के बराबर है। तो हम इसका पहले घन कर लेते हैं। तो 5 का अगर घन करेंगे तो हमें मिलेगा 125 बटे में 8 का घन करेंगे तो 8 8 64, 8 है 512। इसके बाद यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है और जो x का मान आएगा उसी का वर्ग कर देना है। उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग को चलाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर जाहिर सा यहाँ दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं 100 यहाँ पर अगर मैं 12 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 120 और 5 जोड़ दूंगा तो 125 हो जाएगा। और यहाँ से आपको सीधे सीधे यहाँ से 12 जो है वो x का मान निकल करके आ जा रहा है कि जो x का मान है वो यहाँ से 12 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे x का मान फाइंड करने में तो आप बड़े ही आसानी से इसको यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और हमें पता चल गया यहाँ से कि x का जो मान है वो 12 के बराबर है और 12 का हमें घन करना है। तो 12 का घन करना भी अगर आपको पता है कि इसका मान जो है वो 17 28 होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इसको भी बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो 12 गुना 12 गुना 12 हमें करना है और ये करने के लिए हमें इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 2 से मैंने 2 में गुणा किया 4 मिला और 2 का फिर से गुणा किया तो मुझे 8 मिला। अर्थात जो भी संख्या मुझे प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक जो है वो 8 प्राप्त होगा। और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो केवल एक ही यहाँ पर ऑप्शन है जिसके इकाई की संख्या में जो है वो 8 दिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। 40 का वर्ग मतलब कि 40 गुना 40, 40 के वर्ग का 40% मतलब कि 40 बटा में 100, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो। और फिर ये कह रहा है कि 1/4, तो इसमें 1/4 से मैंने गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 4 से ये 4 कटा और इसको मैंने गुणा किया तो 160 मिला, 160 मिला। इस तरीके से जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अर्थात कितने % का लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा है, इसको भी हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसने दिया है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, तो मैंने मान लिया कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो x है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z जो चाहे मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि x है और ये कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य, और मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य जब x रुपये है तो उसका जो प्रॉफिट है, जो उसका लाभ है वो y रुपये हो रहा है। और ये कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, अर्थात जो विक्रय मूल्य है उसको मैंने 3x कर दिया तो जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। तो जो लाभ है वो 5 गुना हो जाएगा, मतलब कि ये 5y हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें इसमें पता है कि जो इसमें क्रय मूल्य है वो बिल्कुल समान रहने वाला है, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य को ही चेंज किया जा रहा है केवल। तो अगर यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ से मैंने क्रय मूल्य ज्ञात किया तो मुझे मिल गया x माइनस वाई। और यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करें तो यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य 3x माइनस 5y। और हमें पता है कि दोनों केसेस में क्रय मूल्य एक ही वस्तु की है, इसलिए जो क्रय मूल्य है वो बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे यहाँ से, x माइनस वाई
बराबर 3x माइनस 5y। और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो 5y है इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसमें से एक y घट जाएगा और ये बच जाएगा 4y। उसके बाद x जो है इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये 3x है और यहाँ से जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ से आप x और y का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने किया y अपान x बटे में बराबर में 2/4 और इसको मैंने काटा तो ये हो गया 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो y है इसको मैंने यहाँ से प्रॉफिट माना था और जो x है इसको मैंने SP माना था। SP का मतलब इसको मैंने विक्रय मूल्य माना था। तो विक्रय मूल्य जब हमारा 2 रुपये है और प्रॉफिट 1 रुपये का है तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपये। और जब हमारा क्रय मूल्य 1 रुपये है और प्रॉफिट भी 1 रुपये है तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो यहाँ से हमें 100% का लाभ हो गया यहाँ से। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ से प्रॉफिट 1 रुपये का है और इसमें इसका क्रय मूल्य जो है वो 1 रुपये है और इसमें मैंने 100 से गुणा कर दिया और इस तरीके से मुझे 100% का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत में 6,000 रुपये व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। तो उसका लाभ कितना हुआ, उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ ये ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही सरल सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसका CP कितना है, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 42,000 रुपये है और इसने मरम्मत में कितना खर्च किया, 6,000 रुपये। तो क्रय मूल्य में इसको 6,000 रुपये को जोड़ देंगे तो इसका कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसके लागत सहित इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो गया इसका 48,000 रुपये। और इसने बेचा कितने में इसको, तो इसका SP है 54,000 रुपये। कितना है, 54,000 रुपये। तो इसका CP है 48,000 रुपये, SP है 54,000 रुपये। तो इसको लाभ कितना का हुआ, इसका प्रॉफिट कितना का हुआ, तो इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, घटाने के बाद प्राप्त हुआ 6,000। मतलब कि 6,000 का इसको प्रॉफिट हुआ। और ये 6,000 का प्रॉफिट किस पे प्राप्त हुआ, तो इस 48,000 रुपये में प्राप्त हुआ। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, 6,000 बटा में 48,000 गुना में 100। और यहाँ से इसको हमने काट लिया, 6 अठा 48, 6 अठा 48 हुआ, ये 1/8 हुआ, 1/8 गुना 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 12.5% यहाँ से मिल जाएगा। और इस तरह से जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ से सीधे भी डायरेक्टली अगर आपको परसेंटेज ज्ञात हो, आपको पता होगा, तो यहाँ से ये आपको दिख जाएगा 1/8 और 1/8 का मतलब जो होता है जो वो 12.5% होता है। यहाँ से भी इसको आप ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ से आप सॉल्व करके भी 12.5% यहाँ से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपये में बेच दी गई। कितने % की इस पर छूट दी गई थी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका जो मार्क प्राइस है वो दिया है 110 रुपये और इसको बेच दिया गया, इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 104.5 रुपये है। मतलब कि इस पर कुल 5.5 रुपये की छूट दी गई। और ये 5.5 की छूट किस पर दी गई है, 110 पर दी गई है। तो इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 5.5 बटा में 110 गुना 100 हो जाएगा। ये इसको काट करके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10.5 बटा में ये हो जाएगा 10। यहाँ से इसको मैंने काट दिया और ये हो गया 10.5 गुना 10 बराबर में 5%। अर्थात जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपये और 3 वर्षों में 1,680 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर क्या होगी वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। भले ही यहाँ पर इसने चक्रवृद्धि ब्याज लिख रखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कैसे,
क्योंकि इसने यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1600 रुपये हो जा रही है और 3 वर्षों में ये जो है 1680 रुपये हो जा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 वर्षों के लिए लगा था चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पर लग रहा है केवल 1 ही वर्ष के लिए। और जब 1 वर्ष के लिए लग रहा हो तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगे चाहे साधारण ब्याज लगे, दोनों का मान बराबर ही होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का हो जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 80 रुपये की, और ये बढ़ोतरी कितने में हुई है 1600 रुपये में। तो ये हो जाएगा 80 बटा में 1600 गुणे प्रतिशत हम लोगों को निकालना है, तो 100 से हम लोगों ने गुणा कर दिया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा और ये 16 से 5 बार गया, अर्थात 5% जो है वो इसका चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 वर्ष में 4% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। अर्थात 25,000 रुपये की राशि जो है वो इस पर 4% का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, लेकिन अगर इसको अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो जो राशि है वो कितनी प्राप्त होगी वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसने दे रखा है कि जो वार्षिक ब्याज दर है वो दिया है इसने कि 4% है। ये वार्षिक दिया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक क्या होगा। तो पहले हम लोग अर्धवार्षिक ब्याज दर निकालेंगे। तो इसका अर्धवार्षिक ब्याज दर हो जाएगा 2%। ये कैसे 2% होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होती है, अर्थात 1 साल को छमाही में अगर हम लोग बांटें तो वो 2 छमाही हो जाएगी 1 साल में। इसीलिए जो ब्याज दर है 4%, इसमें 2 से भाग दे देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही जो है वो अर्धवार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। इसलिए 2% जो है वो अर्धवार्षिक ब्याज दर हो गया। और आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को जब 2 साल के लिए लगाया जाता है तो इसका फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि x% का लगाया जाता है ब्याज दर, तो 2 वर्षों के लिए जब लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100। इतने % का ब्याज दर हो जाता है 2 सालों के लिए। ठीक वैसे ही अगर 2% का निकालें हम लोग तो यहाँ पर 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, और इस तरह से ये हो गया 4.04%। तो अगर 2% को वार्षिक रूप से अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो जो ब्याज दर है वो कितना निकल करके आएगा 4.04%। और 4.04% जो है वो 25,000 को हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 25,000 गुने 4.04% बटा में 100। और इस दशमलव को अगर हम लोग हटाएं, यहाँ से दशमलव को अगर हटाएं तो फिर नीचे जो है वो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, 5 से ये 2 हुआ और ये 5 से 25 हुआ, 2 से इसको काटा तो ये 2 हुआ, 0 ये 2 हुआ, इसको इसमें गुणा किया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1010 जो है वो इसका मान हो गया। अब इसी को हम लोग 25,000 में जोड़ देंगे, जो 25,000 है उसमें जोड़ देंगे तो पूरी राशि जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो 25,000 में 1010 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26,010, ये हो जाएगा 26,010, और ऑप्शन बी में दिया है 26,010, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ में एक व्यवसाय शुरू किया और 37,500 रुपये के साथ में बी कुछ समय के बाद उनके साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ था, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि जो ए है इसने व्यवसाय शुरू किया था कितना लगा करके, 75,000 रुपये लगा करके, और इसने पूरे वर्ष के लिए लगाया था, इसका मतलब कि इसने 12 वर्ष के लिए पैसा लगाया था। और जो बी है ये कुछ समय के बाद इसमें शामिल हुआ, इसका मतलब कि हमें बी का समय नहीं पता है कि वो कितने समय के लिए बाद आया था इसमें, लेकिन कितनी इसने राशि लगाई थी, तो इसने लगाया था 37,500 रुपये।
और कितने समय के लिए लगाया था, तो इसने मान लिया मैंने कि ये x समय के लिए लगाया था। और 1 साल के बाद इनका जो अनुपात है वो निकल करके आया था 3:1 में, अर्थात जो लाभ था उसका अनुपात इन लोगों का रहा था 3:1 में। तो इसको अगर हम लोग अनुपात में बदलें तो ये क्या हो जाएगा, 75,000 गुना 12 बटा में 37,500 गुना यक्स बराबर में 3/1। और यहीं से हम लोगों को यक्स का मान निकाल लेना है। अगर यक्स का मान निकाल लेंगे तो यही जो है वो समय होगा जितने समय के लिए बी यहाँ पर शामिल रहा था। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 5 से इसको 3 से काटें, 3 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 तिका 75, 250 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 1 हुआ, 2 हुआ और 15 हुआ। 25 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 25 5 25। 5 से इसको काटा 2 हो गया, 5 से इसको काटा ये 2 हो गया और 12 दूना का ये हो गया 24। और यक्स का इधर गुणा किया तो ये हो गया 3x और यक्स का मान यहाँ से फाइंड कर लिया मैंने कि 8 हो गया। अर्थात जो बी है वो 8 महीने के लिए इस व्यवसाय में शामिल था। इसका मतलब कि अगर अंत में ये दिसंबर के महीने तक, ये 8 महीने तक ये शामिल रहा था, इसका मतलब कि जो शुरुआती के 4 महीने थे वो इसमें शामिल नहीं रहा था। और ये यही पूछ रहा है कि कितने महीनों के बाद शामिल हुआ था, तो ये शुरुआती के 4 महीनों के लिए उसमें शामिल नहीं था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसका अंक जो है वो रियल वाला 68 था, 68 था, लेकिन दर्ज कर लिया गया 88। इसका मतलब कि कितना अधिक अंक दर्ज कर लिया गया, तो इसका जो है वो 20 अंक दर्ज कर लिया गया था। और इसी 20 के चलते इसका जो औसत अंक है वो उसमें 0.5 की वृद्धि हो गई थी। इसका मतलब कि ये जो 20 है वो सभी बच्चों में जब बटा होगा बराबर बराबर, तभी तो ये 0.5 की वृद्धि हुई होगी। तो मान लेते हैं कि बच्चों की संख्या जो है वो, मान लिया कि मैंने कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी संख्या यक्स है। तो जो 20 है इसको यक्स में हम लोग बांट देते हैं बराबर बराबर, तो इसका मान आ जाता है 0.5। तो यहाँ से यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, मतलब कि यक्स का मान 40 हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है यहाँ पर दिया है यक्स का मान 40, इसलिए जो ऑप्शन डी है कि कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो कि सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। अर्थात सभी लोग मिलकर के काम करें तो ये काम जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और पहला वाला कंडीशन इसमें दिया है कि जो ए है वो बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। इसका मतलब कि अगर बी एक दिन में 1 काम करेगा तो जो ए है वो एक दिन में 2 काम करेगा। फिर दूसरा कंडीशन इसने दिया है कि जो बी है वो सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब कि अगर सी 1 काम करेगा तो जो बी है वो 3 काम कर लेगा एक दिन में। और इस तरह से इसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे और इसको तीनों का अनुपात जो है वो बराबर कर लेंगे, क्योंकि जो बी है वो सी के भी साथ में काम कर रहा है, सी के साथ में भी अनुपात है और एक के भी अनुपात है, इसलिए जो सी है बी है इसको यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा हमें। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। और ये अनुपात है तो अगर यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से ए, बी और सी तीनों का अनुपात निकल गया एक दिन में काम करने का। अर्थात जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो सी है वो एक दिन में 1 काम करता है। और तीसरा कंडीशन इसने दिया है यहाँ पर कि जो सी है वो किसी काम को 30 दिन में करता है। अर्थात अगर सी जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है और जो सी है वो एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब कि कुल काम की संख्या जो है वो 30 है। जब काम 30 रहेगा तभी तो वो एक एक दिन में एक एक करके काम को पूरा करेगा।
इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्क है वो कितना हो गया, 30 हो गया। और अगर सब लोग मिल करके काम करें तो एक दिन में ए 6 करता है, बी 3 करता है और सी 1 करता है, तो एक दिन में सब लोग मिल करके कितना काम कर देंगे, तो सब लोग मिल करके 6 3 9 और 1 10, एक दिन में एक दिन में 10 काम करेंगे तीनों लोग मिल करके, तो 30 काम अगर करना होगा तो कितने दिन लगेगा, 30 बटा में 10 बराबर की 3 दिन, अर्थात 3 दिन लगने वाला है इन तीनों लोगों को मिल करके काम करने में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किमी प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो अगर 1 घंटे 40 मिनट में इसको दूरी तय करना होगा तो इसकी गति कितना होगी, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको भी बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो जो जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, इसकी गति कितनी है, तो इसकी गति है 250 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर के लिए ये उड़ान भर रहा है, तो 4 घंटे के लिए। अगर 4 घंटे के लिए भरेगा तो कितने किलोमीटर ये उड़ान भर लेगा, तो ये जो है 1000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेगा। लेकिन जब 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसको 1 घंटे और 40 मिनट में ही कवर करनी होगी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1000 बटा में 1 घंटा 40 मिनट से इसमें हम लोग भाग दे देंगे। अब जब 1 घंटा 40 मिनट से भाग दे देंगे और जो निकल करके आएगा स्पीड, वही जो है उसकी नई स्पीड होने वाली है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको जो मिनट में है इसको घंटे में बदलेंगे। तो ये कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और पहले से 1 घंटा है, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 3 × 3 और 2 5, 5/3, मतलब कि 5/3 घंटा इसको लगने वाला है। और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो इसमें 5/3 से भाग कर देंगे, तो 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 200 गुणा 3 बराबर में 600। अर्थात जो नई गति होगी हवाई जहाज़ की, वो 600 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। और जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है 600 किलोमीटर पर आवर, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव को छोड़ करके एक बस 1 घंटे में 45 किमी तय करती है और ठहराव सहित वह 36 किमी दूरी तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका एक फार्मूला होता है कि तेज़ गति माइनस धीमी गति बता में तेज़ गति गुणा 60, और जो मान निकल करके आता है यही जो है वह इतने समय के लिए बस या ट्रेन जो भी है वो रुकती है। ये इसका फार्मूला होता है, या एक टाइप है क्वेश्चन का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 1 घंटे में 45 किमी जाती है, अर्थात जो बस है उसकी गति कितनी है, तो इसकी गति है 45 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये ठहराव के साथ, मतलब कि ये रुक करके अगर जाती है तो ये कितना दूरी तय करती है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर। मतलब कि अगर ये रुक करके जाए तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। और इसका फार्मूला होता है तेज़ गति मतलब 45 किलोमीटर, धीमी गति मतलब 36 किलोमीटर, बटा में तेज़ गति का मतलब 45 किलोमीटर, गुणा में 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 45 में से 36 गया, ये हुआ 9 बटा में 45 गुणा में 60, 15 चौका 60, 15 तिका 45, 3 तिका 9, 3 चौका 12। अर्थात जो बस है वो 12 मिनट रुक रही है, 12 मिनट जो है वो रुकती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए कि ये आयत है और इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए कि 6x है, जो चौड़ाई है वो मान लीजिए कि 5x है। ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर दिया है इसने कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 5, 6 और 5 में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर x से गुणा कर दिया। x से गुणा करके इसको मैंने 5x और 6x लिख दिया।
और इसने दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 6750 मीटर स्क्वायर है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, 6x गुना 5x बराबर में 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 6 5 30 हो गया, ये हो गया 30, 0 से 0 कटा, 3 से भाग देंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15। 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का मतलब 225, अर्थात जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 6 गुना 15 मतलब बराबर 90। इसकी लंबाई जो है वो 90 हो जाएगी और चौड़ाई इसकी हो जाएगी 5 गुना 15 बराबर में 75। और ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 75 अनुपात 6750, 6750 इसका अनुपात हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे ये 25 हो जाएगा, 3 से ये 2 हुआ, 3 से ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, ये 0 हुआ। 25 से भाग दीजिए, 25 निमा 250 मतलब कि 1:90 इसका अनुपात आने वाला है। और 1:90 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी संख्या 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 पे 3 जीरो लगा दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अगर 11 के साथ अगर खेलना आप जानते होंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि 1001 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 11 से विभाजित होगी। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे, तो 1000 में आप क्या करिए कि आप 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे तो 11 ये 9 बार जाएगा, 11 निमा 99, ये बचा 1, ये हो गया 10। और अगर इसमें 1 आप जोड़ेंगे ये हो गया 10, और इसमें अगर 1 आप जोड़ेंगे तो ये संख्या जो है वो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 1000 में आप 1 जोड़ देंगे और इस तरह से जो संख्या मिलेगी 1001, ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी, जिसको कि मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था यहाँ पर। इसके अलावा ये कह रहा है कि एक और छोटी संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 13 से विभाजित होगी। तो इसको भी हम लोग वैसे ही ज्ञात कर लेंगे। 1000 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, और अगर 13 से विभाजित हमको ज्ञात करना है तो 13 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91 गया, ये बचा 90, फिर 13 सत्ता 91 अर्थात 90 शेषफल बचा है। इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये 13 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 में 1 हम जोड़ देंगे और जो संख्या निकल करके सामने आएगी वो संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली है और वो संख्या हो जाएगी 1001। और ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, ये भी संख्या जो निकल करके आई थी ये भी 1000 थी, इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ 2, और इसको भी जोड़ेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो ये भी हुआ 2, और ये कह रहा है इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो 2 गुना 2 बराबर में ये 4 हो गया। कितना हुआ, 4 हो गया। और जो ऑप्शन सी है यहाँ पर ये 4 दे रखा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल 19 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।